बड़ी खबर आपको बता दें, चैतन्यानंद को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। उसकी अश्लील चैट सामने आई है। लड़कियों को करता था बाबा चैतन्यानंद गंदे गंदे मैसेज, देह व्यापार के लिए मजबूर करता था स्वामी चैतन्यानंद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देह व्यापार के लिए लड़कियों को मजबूर करता था स्वामी चैतन्यानंद और उसकी अश्लील चैट सामने आई है। लड़कियों को किस तरह के भद्दे भद्दे मैसेजेस वो किया करता था, अब तफ्तीश में वो चैट सामने आ चुकी है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो चैट में किस तरह की बातें उन छात्राओं से किया करता था। वो पूरा कॉन्टेक्स्ट आप टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और बेबी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो उन छात्राओं के लिए किया करता था। देखिए, और समय देखिए 11:59 रात का समय है। ये सुबह 12:40 पर गुड मॉर्निंग, लड़कियों से पूछता था वो कहाँ हैं, तुम कहाँ हो, इस तरह के सवाल वो छात्राओं से किया करता था। 12:45 बजे, देखिए 12:41 पर, 7:45 पर, चाहे कोई भी पहर हो, वो लड़कियों को इस तरह के मैसेज किया करता था। उनसे पूछता था कि वो कहाँ हैं, वो क्या कर रही हैं। लड़कियों की हर एक गतिविधि पर वो नजर रखा करता था। तो यह अश्लील चैट सामने आई है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनोज, जिस तरह तफ्तीश आगे बढ़ रही है, बाबा के चरित्र का हर एक परत जो है वो खुलती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो ये बाबा है उसके अश्लीलतापन की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। जो चैट सामने आई हैं उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से वो लड़कियों को रात बेरात अश्लील मैसेज किया करता था। इसके अलावा सिर्फ यही चैट पुलिस के पास नहीं है, और भी चैट्स ऐसी हैं जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं। बहुत सारी चैट्स पुलिस को बाबा के मोबाइल फ़ोन से बरामद हुई है। कुछ चैट्स ऐसी भी हैं जो ये बाबा चैतन्यानंद ने डिलीट कर दी हैं, उसको पुलिस रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो चैट है। लेकिन एक ये बहुत बड़ा सबूत है इस बाबा के खिलाफ, जिस तरीके से ये एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट चला रहा था और वहाँ पर ये लड़कियों को परेशान कर रहा था, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उनको किस तरीके से ये बरगलाने की कोशिश करता था, अपने पास बुलाने की कोशिश करता था। तो अब ये एक बहुत बड़ा सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लगा है। हालांकि बाबा चैतन्यानंद 5 दिन की रिमांड में है और लगातार पुलिस के सवालों का सही ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। कल पुलिस की टीम ने जो 3 महिलाएं इस इंस्टीट्यूट में काम करती थी उनको आमने सामने बैठाकर भी चैतन्यानंद से पूछताछ की है। पुलिस का ये दावा है कि आगे की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल करके सामने आया है तो उससे इतना जरूर कहा जा सकता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान थी इंस्टीट्यूट की और बाबा के डर के चलते वो आगे कुछ नहीं कह पा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये खुलासा हो गया है उसमें चैतन्यानंद की जो मुश्किलें हैं वो आगे इस मामले में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक एक करके जो सबूत हैं वो सामने आते जा रहे हैं और अदालत के अंदर बाबा के लिए जो सबूत हैं वो बहुत अहम साबित होंगे पुलिस के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से तफ्तीश में चीज़ों का खुलासा हो रहा है मनोज, वो बताता है कि किस तरह के इरादे थे चैतन्यानंद स्वामी के इन छात्राओं को लेकर। उसके साथ कौन कौन था, क्योंकि जिस तरह की अय्याशी वो करना चाह रहा था, जो उसके मंसूबे थे, उसका साथ देने के लिए साथी होने यहाँ पर मददगार कौन कौन था, उस पूरे नेटवर्क का हिस्सा कौन कौन था। जी बिल्कुल, देखिए मेन तो 3 महिलाओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक कॉलेज की इंस्टीट्यूट की डीन है और 2 वार्डन हैं। ये तीनों ही जो महिलाएं हैं इनका नाम एफआईआर में दर्ज है और इनको पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला भी चुकी है। इनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इन्हीं के ऊपर आरोप है कि जब बाबा ये अश्लील चैट इन छात्राओं के साथ किया करता था तो ये जो तीनों महिलाएँ थी, जो कॉलेज की डीन है वो, इसके अलावा जो 2 वार्डन हैं वो लड़कियों के ऊपर दबाव बनाती थी उन चैट को डिलीट करने के लिए। लगातार ये दबाव बनाया जाता था। इतना ही नहीं, लड़कियों को बाबा के पास पहुंचाने की भी ये तीनों कोशिश करती थी। आपको बता दें कि जो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है कि जो छात्राओं का बाथरूम था उसके बाहर भी बाबा ने कैमरा लगाया हुआ था, सीसीटीवी कैमरा, और अपने मोबाइल से लगातार वो वॉच किया करता था। चाहे वो हॉस्टल का कैमरा हो या इसके अलावा कोई और कैमरा हो, तो मोबाइल से लगातार वॉच किया करता था। और जब ये चैतन्यानंद फरार हुआ था उसे मालूम था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। तो बहुत शातिर बाबा है ये। 15 होटल इसने चेंज किए। इसके अलावा लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। एक इंग्लैंड के नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आता है कि बहुत ज्यादा शातिर बाबा है। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 5 दिन की रिमांड पर है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए मनोज वर्मा।
तो यौन शोषण के गंभीर आरोपों से घिरे स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के पापों की पोल खुलनी शुरू हो गई है। पुलिस जांच में चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से कई महिलाओं और छात्राओं के साथ उसकी अश्लील चैट्स मिली हैं। आरोप है कि इन मोबाइल चैट्स में चैतन्यानंद लड़कियों से गंदी बातें कर उन्हें परेशान किया करता था। स्वीटी बेबी डॉटर डॉल, बेबी बेबी तुम कहां हो, गुड मॉर्निंग बेबी तुम कहां हो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो, बेबी। एक चैट में चैतन्यानंद सीधे सीधे एक लड़की को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता है। दुबई का एक शेख पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? छात्रा ने जवाब दिया कि उसके पास कोई नहीं है। लेकिन चैतन्यानंद की बेशर्मी यही खत्म नहीं हुई। उसने फिर पूछा, यह कैसे संभव है? मुझे नहीं पता। तुम्हारी कोई सहपाठी, जूनियर? दुबई में भारतीय लड़कियों की तस्करी के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में क्या चैतन्यानंद की ये सिर्फ व्यक्तिगत हरकतें थीं या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी का हिस्सा? तो स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर 17 छात्राओं के यौन शोषण के आरोप हैं और पुलिस जांच में उसके फोन से बरामद अश्लील चैट्स ने मामले को और गंभीर बना दिया है। इन चैट्स में न केवल छात्राओं से अश्लील बातें की गई हैं, बल्कि स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद ने एक व्हाट्सएप चैट पर कथित तौर पर बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम भी लिखा है। चैतन्यानंद के चैट्स में यह भी सबूत मिले हैं कि वो लड़कियों को झांसा देकर बरगलाने की कोशिश करता था, उन्हें प्रलोभन भी देता था। इसके अलावा कई लड़कियों की डीपी की स्क्रीनशॉट्स और गंदी चैट्स भी उसके फोन में मिली हैं। यह भी खुलासा हुआ है कि स्वामी चैतन्यानंद लड़कियों को प्रलोभन देने के लिए नौकरी, ज्वेलरी और पैसे तक देता था। वहीं कुछ लड़कियों से वो फोटो भी मांगता था और वो फोटो योगा करते हुए लड़कियों से मांगता था। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार किया। वो दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च का संचालक था, जहां आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को छात्रवृत्ति के नाम पर एडमिशन दिया जाता था। पीड़ित छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद उन्हें अश्लील मैसेज करता था, शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था और इनकार करने पर डिग्री रोकने या फेल करने की धमकी देता था। दिल्ली में आश्रम की आड़ में अश्लील अड्डा चलाने वाले चैतन्यानंद की पाप कथा में नया खुलासा हुआ है। अब इस मामले में एयर होस्टेस कनेक्शन भी सामने आया है। हर दिन के साथ बाबा पर नित नए खुलासे हो रहे हैं। 17 छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि चैतन्यानंद हर सवाल का गोलमोल जवाब दे रहा है और एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोल रहा है। इस बीच खुलासा ये हुआ कि चैतन्यानंद छात्राओं को एयर होस्टेस बनाने का झांसा देता था। छात्राओं को अपनी जाल में फंसाने के लिए उन्हें महंगे गिफ्ट और ज्वेलरी भी दिया करता था। जांच में यह भी पता चला कि बाबा ने अपने ऑफिस को स्वीट रूम की तर्ज पर बनाया था और वहीं पर छात्राओं के साथ मनमर्जी करता था। चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से कई छात्राओं के व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं। इसके अलावा बाबा ने कई लड़कियों की सीक्रेट तस्वीरें भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की थी। अब पुलिस ने चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट की 3 महिला कर्मचारियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। श्वेता, काजल और भावना नाम की इन तीनों पूर्व कर्मचारियों पर भी छात्राओं ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप लगा है कि यही तीनों पूर्व कर्मचारी चैतन्यानंद की मदद करती थी। और अब बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर की, जहां शादी के रिसेप्शन के दौरान सड़क पर जमकर बवाल हुआ। दूल्हे और उसके दोस्तों ने सड़क पर एक परिवार को पीट दिया। वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। शहर के महादेव मैरिज गार्डन में निकाह का रिसेप्शन चल रहा था। भीड़भाड़ वाली जगह पर बीच सड़क ही दूल्हा अपनी कार को खड़ी कर दुल्हन के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। बीच सड़क कार पार्क करने से वहां जाम लग गया। इसी बीच पीछे से स्वप्निल मिश्रा नाम के एक शख्स अपने परिवार के साथ गाड़ी से गुजर रहे थे। बार बार हॉर्न देने पर दूल्हे और उसके दोस्तों ने नाराज होकर स्वप्निल और उनकी पत्नी से मारपीट कर दी। हंगामे में उनकी छोटी बच्ची गिर भी गई। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाया और जाम खुलवाया।
इस दौरान थोड़ा माहौल गर्म हो गया तो पुलिस पीड़ित स्वप्निल मिश्रा समेत 3-4 लोगों को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर थाने ले गई। हालांकि बाद में पुलिस ने पीड़ित समेत सभी लोगों को छोड़ दिया, लेकिन मारपीट करने वाले दूल्हे नदीम और उसके साथी फरार हो गए। पुलिस ने दूल्हे की गाड़ी सीज कर ली है और फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तेज रफ्तार बेकाबू बस सड़क किनारे दुर्गा पंडाल में घुस गई। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर है। परखच्चे उड़े इस बस की हालत देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। पंडाल में बस से टक्कर के बाद वहां मौजूद लोगों को जिधर मौका मिला अपनी जान बचाने के लिए भागते देखे। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन का अमला जुट गया और घायलों को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। उनमें से कई की हालत गंभीर होने से उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद वहां लोगों में भारी नाराजगी दिखी। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। लोगों ने सवाल उठाया कि त्योहार चल रहा है, ऐसे में बस नो एंट्री जोन में घुसी कैसे? बस कटनी से जबलपुर जा रही थी। जबलपुर पहुंचने से पहले ही ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और सिहोरा में सड़क किनारे लगे पंडाल में जा घुसी। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और अब बात करते हैं लद्दाख की, जहां प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील दी है। हिंसा के बाद कर्फ्यू में 7 घंटे की ढील दी गई है। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। कर्फ्यू में ढील के बाद भी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। लद्दाख में 3 अक्टूबर तक इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लद्दाख में कर्फ्यू पर यह 7 घंटे की ढील दी गई है। सुबह 10 से 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत खराब होने की जानकारी मिल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उनकी तबीयत पर लगातार डॉक्टर्स नजर रख रहे हैं। उनकी तबीयत नासाज हुई और फीवर की शिकायत होने के बाद तुरंत ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस समय ये जानकारी मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अस्पताल में एडमिट हैं। वो बेंगलुरु में थे जब उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत नासाज होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। यहां उन्हें बुखार के चलते एडमिट किया गया है। लखनऊ की जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जेल में घोटाले के मामले में बंद एसपी नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर एक कैदी ने हमला कर दिया। हमले से गायत्री प्रजापति के सिर पर गहरी चोट पहुंची है। आनन फानन में जेल प्रशासन उन्हें एम्बुलेंस से केजीएमयू अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां गायत्री प्रजापति का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जेल में साफ सफाई के दौरान एक कैदी से गायत्री प्रजापति की बहस हो गई। बात धक्का मुक्की पर आ गई। कैदी ने गायत्री प्रजापति के सिर पर हमला कर दिया। बता दें, गायत्री प्रसाद प्रजापति समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन पर खनन घोटाले समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं और इसी मामले में वे लंबे समय से जेल में बंद हैं। वहीं जेल के अंदर इस तरह के हमले से जेल प्रशासन और कैदियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गायत्री प्रजापति पर हमले के बाद बोले अखिलेश यादव, यूपी में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। हमले के बाद अखिलेश यादव का ये बयान आया है जिसमें उन्होंने यूपी की सरकार पर निशाना साधा है। गायत्री प्रजापति पर हमले की जांच हो, जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। दिल्ली के मेहरौली में तेज बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। यहां पानी के तेज बहाव में फंसकर एक युवक स्कूटी के साथ बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। हादसे का वीडियो सामने आया है जिसमें युवक पानी के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि दुकानदार ने युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी की तेज धार युवक को बहा ले गई और जाकर नाले में समा गया। हालांकि युवक की स्कूटी को बचाव दल ने बरामद कर लिया है, लेकिन युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला।
ये घटना दरगाह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सामने हुई, जहां बारिश के चलते पानी का बहाव इतना तेज था कि युवक खुद को बचा नहीं पाया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं यूपी के जौनपुर में चौंका देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां 75 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से शादी की और शादी वाली रात ही दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत से शादी वाले घर में मातम पसर गया। वहीं गांव में घटना से तरह तरह की चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। मामला संदिग्ध मानते हुए दिल्ली में रह रहे भतीजों ने बुजुर्ग का अंतिम संस्कार रुकवा दिया और जांच की मांग उठाई। बता दें कि 75 साल के संगरू राम की कोई संतान नहीं थी और उनके रिश्तेदार भी दिल्ली रहते हैं, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करने का मन बना लिया और 35 साल की महिला से कोर्ट मैरिज के बाद मंदिर में शादी कर ली। महिला के पहले से 2 बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी भी संगरू राम ने उठाने की बात कही, लेकिन शादी की पहली रात ही संगरू राम की रहस्यमयी मौत हो गई, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यह घटना जौनपुर के कुचमुच गांव की बताई जा रही है। चेन्नई में एनोर में थर्मल पावर स्टेशन की निर्माणाधीन साइट पर बड़ा हादसा हो गया। यहां अचानक स्टील का आर्च काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई और कई घायल हो गए, जिनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही सभी घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां एक एक कर 9 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। मारे गए सभी मजदूर असम और आसपास के इलाके के बताए जा रहे हैं। इस दर्दनाक घटना का पीएमओ ने संज्ञान लिया और प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के लिए 50,000 मुआवजे का ऐलान किया गया। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के निर्देश पर अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। साथ ही घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। वहीं यूपी के वाराणसी में गरबा कार्यक्रम कैंसिल हो जाने के बाद लोगों में भारी मायूसी छा गई, क्योंकि बिना अनुमति के कराए जा रहे इस आयोजन पर पुलिस ने रोक लगा दी। सज धज के गरबा कार्यक्रम में दूर दूर से पहुंचे लोगों में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के आने का उत्साह भरा था, लेकिन प्रशासन की रोक के बावजूद लोगों में भारी गुस्सा भर गया। अब आप लोग प्रस्थान करें, बहुत विलंब हो गया। लोगों ने महंगे दामों पर टिकट खरीदा था। कोई बिहार तो कोई दूसरे जिले से कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा। फिर खबर लगी कि पवन सिंह तो कार्यक्रम में नहीं आ रहे, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा तब आया जब कार्यक्रम ही कैंसिल हो गया। कष्ट हुआ यहाँ आने में, इसके लिए मुझे खेद है। कार्यक्रम के कैंसिल होने की वजह थी आयोजकों ने प्रशासन से परमिशन ही नहीं ली थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आयोजकों से रिफंड की मांग कर डाली और कार्यक्रम स्थल पर जमकर हंगामा किया। और मेरठ से लालच की एक ऐसी खबर सामने आई जिसे जानकर लोगों के पैरों से जमीन खिसक गई। यहां बीमा की रकम हड़पने के लिए एक कलयुगी बेटे ने 1-2 नहीं बल्कि सीरियल मर्डर की साजिश रच डाली। उसने साजिश का शिकार किसी और को नहीं बल्कि अपने ही माता पिता और अपनी पत्नी को बना डाला। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स है विशाल सिंघल। आरोप है कि इसने बीमा की मोटी रकम हासिल करने के लालच में पहले अपनी मां, फिर अपनी पत्नी और फिर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। विशाल एक एक कर अपने ही परिजनों की हत्या की साजिश रचता रहा और बीमा से मिली रकम से ऐशोआराम की जिंदगी जीता रहा। एक दिन उसके पाप का घड़ा फूट गया और अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस के मुताबिक मेरठ के गंगानगर इलाके के रहने वाले विशाल ने साल 2017 में सबसे पहले अपनी मां प्रभात देवी को साजिश का शिकार बनाया। वो बहाने से बाइक पर मां को हापुड़ लेकर गया, जहां उसने हादसे का नाटक रचा और इलाज के दौरान मां को मृत दिखाकर 30 लाख रुपए की बीमा की रकम वसूल ली। इसके बाद साल 2021 में उसकी पत्नी एकता सिंघल की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। आरोप है कि इस बार भी उसने बीमा कंपनी से 80 लाख की रकम हासिल कर ली। विशाल का लोभ यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उसने अपने पिता मुकेश के नाम पर कई बीमा कंपनियों से 50 करोड़ से ज्यादा की 64 बीमा पॉलिसी कराई। 27 मार्च 2024 को वो अपने पिता को हापुड़ लेकर गया, जहां उन्हें दुर्घटना में घायल दिखाया
और बाद में मेरठ के प्राइवेट अस्पताल में उनकी मौत दर्ज करा दी। इसमें प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन के बाद में इस साक्ष्य के आधार पर विशाल सिंघल और उसके एकॉम्प्लिस को जेल भेजा गया है। कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर कर ही बैठता है। विशाल ने भी एक साथ कई बीमा कंपनियों से अपने पिता का बीमा कराकर कंपनियों के कान खड़े कर दिए और बीमा कंपनियों ने इस पूरे मामले की जांच करवाने की ठान ली। जैसे ही बीमा कंपनियों ने इस पूरे मामले की जांच कराई, पूरी तस्वीर साफ होने लगी। विशाल के पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई कमियां मिली। विशाल की वर्तमान पत्नी, जिसकी शादी 2 वर्ष पहले ही विशाल से हुई थी, वो भी जांच एजेंसियों के संपर्क में आई। उसने खुलासा किया कि विशाल ने उसके नाम पर भी 3 करोड़ की बीमा पॉलिसी ले रखी है, इसलिए उसने विशाल से अलग रहने का फैसला कर लिया। पत्नी का दावा है कि विशाल अब तक 1 दर्जन से ज्यादा शादियां कर चुका है और कई पत्नियों के साथ इसी तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है। इसने मेरे फर्जी डॉक्यूमेंट्स साइन और एक अकाउंट खुलवाया हुआ था और मेरे पे आरोप लगाए, मेरा केस डलवा दे झूठा। मैं इसका कोई जेवर नहीं लाई थी, मेरे पे जेवर का आरोप लगा दिया। उल्टा इसने ही मेरे जेवर और पैसे लिए, फोन छीन लिया। अपने बाप के नाम से इसने बहुत कुछ निकलवाया। विशाल ने ज्यादातर वारदातों को हापुड़ में अंजाम दिया, तो हापुड़ पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए विशाल और उसके दोस्त सतीश को गिरफ्तार कर लिया है। हापुड़ पुलिस का मानना है कि पूछताछ में अब और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। पुलिस उसकी रिमांड लेकर लंबी पूछताछ की तैयारी में है। जब उनके बैंक खातों की स्टडी की गई तो यह भी पाया गया कि 2022 में एकता सिंघल की मृत्यु के उपरांत बीमा क्लेम का पैसा भी विशाल सिंघल के खाते में आया है। जनपद संभल की पुलिस द्वारा अन्य जनपदों की भी इसी तरह के केसेस पर भी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सिनेमा हॉल में बड़ा हादसा हो गया। शुक्लागंज के सरस्वती टॉकीज में आग लग गई। इससे आसपास रहने वाले दहशत में आ गए, क्योंकि सिनेमा घर में लगी आग भयंकर थी। बड़ी बड़ी लपटें देखकर कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। सबसे पहले सिनेमा हॉल के पर्दे के पास धुआं उठा और फिर कुछ मिनटों में आग ने कुर्सियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चपेट में ले लिया। उन्नाव के सरस्वती टॉकीज में लगी ये आग इतनी भयावह थी कि आसपास के घरों में भी अफरा तफरी का माहौल दिखा। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पूरा सिनेमा हॉल जलकर खाक हो गया था। राहत की बात ये रही कि हादसे के वक्त कोई शो नहीं चल रहा था। चूहे के पीछे भागती बिल्ली को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी बिल्ली के पीछे तेंदुए को भागते हुए देखा है? एक ऐसा ही वीडियो तमिलनाडु से सामने आया है। रेस्टोरेंट के अंदर एक ग्राहक अपनी चाय का इंतजार कर रहा था। तभी कुर्सी पर बैठी हुई बिल्ली वहां से भागी और उस पर नजर गड़ाए हुए तेंदुआ भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। तेंदुए को बिल्ली तो नहीं मिली, लेकिन चाय का इंतजार कर रहा ये शख्स बिजली से भी जैसे तेज रफ्तार से यहाँ से भागने लगा। जरा सोचिए, अगर ये शख्स लड़खड़ाकर यहाँ गिर जाता तो इसका क्या होता। ये वीडियो नीलगिरी से सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिल्ली को रेस्टोरेंट के मालिक ने चूहे पकड़ने के लिए पाला हुआ है, लेकिन बिल्ली का शिकार करने के लिए तेंदुआ यहाँ पहुँच जाएगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। एमपी के छिंदवाड़ा में पिछले 23 दिन में 6 बच्चों की संदिग्ध मौत हो गई और शुरुआती जांच में इसकी जो वजह सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि ये मामला सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। 7 सितंबर को सबसे पहले 5 साल के अदनान खान की जान गई। अदनान को तेज बुखार आया, उल्टी की शिकायत हुई और यूरिन बंद हो गया। जब अदनान की मौत हुई तो पता चला कि उसकी किडनी फेल हो गई थी। इसके बाद छिंदवाड़ा के परासिया और आसपास के इलाकों में कुछ और बच्चों की जान गई। ये सभी बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 1 से 7 साल के बीच थी। हैरानी की बात यह है कि सभी बच्चों की मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई थी और सभी में एक तरह के लक्षण थे। अभी इलाके के 4 बच्चे इसी तरह के लक्षण से ग्रसित हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अब संदेह के घेरे में वो कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप है। इस घटना के बाद दोनों सिरप पर रोक लगा दी गई है। मेडिकल स्टोर्स को भी निर्देशित किया गया है कि वो किसी को भी ये सिरप ना दें। इधर कांग्रेस के स्थानीय विधायक ने बच्चों की संदिग्ध मौत पर धरना दिया और सिस्टम पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी सरकारी सिरप के जानलेवा असर की बात कही जा रही है। राजस्थान में इस सिरप से एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है।
डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन नाम का ये सिरप सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही दिया जाता है, जिसका काम खांसी को रोकने का होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सिरप जानलेवा है। दावा है कि राजस्थान सरकार की मुफ्त दवा योजना में मिलने वाले सिरप से भरतपुर जिले में एक बच्चे की हालत बिगड़ गई और जब सिरप को सही साबित करने के लिए डॉक्टर ने इसे पिया तो उनकी भी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 2 कर्मचारियों को भी सिरप पिलाया गया और दोनों को उल्टी आने लगी। अब सभी का इलाज चल रहा है। बाद में जब बवाल बढ़ा तो सरकार ने सिरप की सप्लाई रोकी और जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या कभी आपने सुना है कि किसी घर या दुकान में चोर घुसे हों और वो कीमती सामान छोड़कर मामूली सामान लेकर चलते बने हों? चोरी की हैरान कर देने वाली ये घटना मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आई है। यहाँ बिस्टान रोड पर मौजूद किराना स्टोर में चोर तो घुसे, लेकिन चोरों ने लाखों रुपए के सामान को हाथ तक नहीं लगाया। बस दुकान में रखे ड्राई फ्रूट पर हाथ साफ किया और 5 किलो काजू बादाम लेकर दुकान से रफू चक्कर हो गए। वहीं सुबह के वक्त दुकानदार अपनी दुकान खोलने पहुंचा तो उसे रैक से काजू बादाम के साथ करीब 4000 रुपए के चिल्लर गायब मिले, जिसके बाद उसने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। हालांकि अभी तक चोरों की जानकारी नहीं लग सकी है। सोने की कीमत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन साईं भक्तों के लिए इसकी कीमत कोई मायने नहीं रखती। शिरडी में एक भक्त ने साईं बाबा की झोली में दिल खोलकर दान किया है। चमचमाते हुए सोने के इन झुमकों का वजन 123 ग्राम से ज्यादा है, जिसकी बाजार में कीमत 13 लाख से ज्यादा की है। लेकिन जब सामने साईं भक्त हो तो इसका कोई मोल नहीं। पुणे के रहने वाले सुनील कस्बे परिवार के साथ शिरडी पहुंचे और साईं बाबा के चरणों में ये झुमके अर्पित किए। इन झुमकों को एक खास डिजाइन में तैयार करवाया गया है। शिरडी में हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में रुपया, पैसा, सोना, चांदी और कई बहुमूल्य चीजों का दान किया जाता है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ हर साल करोड़ों रुपए से ज्यादा का दान आता है। साल 2022 में शिरडी के साईं बाबा को 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का दान दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के सीआर पार्क में पूजा करने पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री मोदी ने मां की आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। नवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अष्टमी की पूजा की। कल नवरात्रि का 8वां दिन था और 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। दक्षिणी दिल्ली के चित्तरंजन पार्क के दुर्गा पूजा पंडाल और कालीबाड़ी मंदिर में पीएम मोदी ने मां की आरती उतारी। पीएम ने दुर्गा पूजा पंडाल में विधिवत रूप से शक्ति की देवी को नमन किया। पीएम ने आरती उतारने के बाद पूजा अर्चना की और माथे पर तिलक लगवाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी प्रधानमंत्री के साथ माता के दर्शन किए। राजधानी दिल्ली में हर साल सीआर पार्क की दुर्गा पूजा विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। यहाँ भव्य पंडाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। शहर शहर आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। महाराष्ट्र के पुणे से भी कुत्तों के आतंक की तस्वीरें सामने आई है। वहां कुत्तों ने एक बच्ची पर हमला कर दिया। इस दौरान बच्ची चीखती रही जबकि आवारा कुत्ते उसे नोचते रहे। पापलवाड़ी इलाके में घर के पास ही 3 कुत्तों ने उस बच्ची को घेर लिया। एक कुत्ते ने उसका फ्रॉक अपने जबड़े में दबाकर उसे पीछे खींच लिया, जबकि बाकी कुत्ते उस पर हमला करते रहे। तभी बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर उसकी मां दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची और कुत्तों को वहां से भगाया। लेकिन बच्ची इतना डर गई थी कि वो मां की गोद से लिपटकर रोती रही। कुत्तों के हमले में बच्ची घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। यूपी के हरदोई में एमएलसी अशोक अग्रवाल के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, लेकिन इस हादसे में कार सवार लोग सुरक्षित बच गए। ये हादसा लखनऊ से हरदोई जाते वक्त संडीला के पास हुआ। तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और फिर बिजली का पोल तोड़ते हुए दूसरी साइड पलट गई। गाड़ी में एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे सचित अग्रवाल समेत 7 लोग सवार थे, जो अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद आसपास के लोग भागे भागे वहां पहुंचे और कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। लोगों ने कार के आगे का शीशा तोड़ा और फिर गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
केरल के कुट्टिकरम में एक पिकअप ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में कई लोग घायल हो गए। हादसा मोड़ पर तेज रफ्तार और कार के गलत लेन में आ जाने से हुआ। पिकअप मुड़ी और जब तक कुछ समझ में आता कार से जोरदार टक्कर। सब कुछ सामान्य था। पिकअप वाला अपनी लेन में था, लेकिन कार वाला शायद जल्दी में था और अपनी लेन से कुछ बाहर चल रहा था। शायद इसी वजह से यह हादसा हो गया। हादसे में कार के पीछे आ रही दूसरी गाड़ी ने भी टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर चल रही बाकी गाड़ियों की रफ्तार सामान्य थी, वरना हादसे की तस्वीर और ज्यादा गंभीर हो सकती थी। यूपी के गोरखपुर में एक बाइक सवार जल्दबाजी के चलते हादसे का शिकार हो गया। ये बाइक सवार रॉन्ग साइड पर चल रहा था और सामने से आ रहे ऑटो से टकरा गया। टक्कर ऐसी थी कि ऑटो भी पलट गया। वीडियो देखकर ही समझा जा सकता है कि ऑटो वाला कितनी रफ्तार से था। बाइक सवार दंपति के साथ 2 बच्चे भी थे जो इस हादसे में घायल हुए हैं। ये घटना शाहपुर इलाके की है। वो तो गनीमत रही कि ऑटो में लोग सवार नहीं थे, नहीं तो ऑटो वाले की लापरवाही के वो भी शिकार हो जाते। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हुई और ऑटो वालों को बाहर निकाला गया। यूपी के मऊ जिले से सोने की चेन की चोरी का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया। शोरूम स्टाफ की आंखों के सामने ही एक चोरनी ने सोने की चेन पार कर दी। सोने की चेन लेने के बहाने से 2 महिलाएं और एक बुजुर्ग ज्वेलरी शोरूम में घुसे। शोरूम स्टाफ ने बाकायदा उन्हें गहने दिखाए, लेकिन तभी एक महिला गर्दन में खुजली करने के बहाने से सोने की चेन को बाल में फंसाने की कोशिश करने लगी। सोने की चेन बालों में न फंसकर कुर्सी में गिर जाती है, जिसके बाद महिला बड़ी चालाकी से चेन के ऊपर बैठ गई। दुकानदार को भनक भी नहीं लगी और महिला ने शोरूम स्टाफ की आंखों के सामने ही सोने की चेन पार कर दी।